Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the next lesson of your geography textbook, and the name of the lesson is Forest and Wildlife Resources. See the points that matter in the lesson. The first term is biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity means the variety of species in an area. उस एरिया में जो भी स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा हैं, फौना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स से रिलेटेड, वेजिटेशन, एंड फौना मीन्स एनिमल्स ऑफ अ रीजन. तो फ्लोरा मीन्स क्या है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं फ्लोरा, और फौना वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं जो वहाँ पे नेचुरली मिलते हैं वो होता है फौना. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होती है उस एरिया में उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अभी आप देखेंगे डेजर्ट्स में आप अलग तरीके के एनिमल्स मिल जाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी अलग मिलेंगी, जैसे कैक्टस, क्योंकि वहाँ पानी का शॉर्टेज रहता है डेजर्ट्स में, तो फिर कैक्टस वहाँ पे ज़्यादा निकल आते हैं. आप देखते हैं जैसे समुद्र के पास पे जब जहाँ पानी ओशन वाटर रहता है तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, मैंग्रोव्स अपने आप उग जाते हैं. तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है, उसको उगाना तो पड़ता नहीं, अपने आप उग जाते हैं उस लोकल एरिया में. अब जैसे मान लीजिए आपका फ्रेश वाटर जो रिवर्स हैं उसके आसपास की वेजिटेशन आपको अलग मिलेगी, आसपास की एनिमल्स वहाँ पे अलग टाइप के मिलेंगे. या रेन फॉरेस्ट में देखिए आप अलग टाइप के स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, अलग टाइप के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे. तो जैसे जैसे वहाँ की ज्योग्राफी है तो वहाँ की डाइवर्सिटी उसके इक्वल वहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी उसके हिसाब से ही होती है. तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन एन एरिया, जो उसमें प्लांट कवर भी आ जाता है और एनिमल्स भी आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना. और नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होती है, जो स्पीशीज़ ऐसी जिसकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जैसे आप रैट्स आप देखते हैं, रोडेंट्स अपने आप ही, कोई उनके लिए कुछ नहीं करता, अपने आप ही घूमते रहते हैं. कैटल भी हो जाता है. अब मान लीजिए पेड़ों की बात करें तो पहाड़ों पे पाइन ट्रीज़ अपने आप ही आ जाते हैं. तो ये सब नेचुरली होता रहता है. ठीक है, तो ये क्या हो गई वहाँ की बायोडाइवर्सिटी. और क्या कहते हैं, नेक्स्ट टर्म आता है आपका इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी होती क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी अभी हमने बताया, फ्लोरा है, फौना है, एनिमल्स हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट. तो क्या होता है वहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करते. कैसे, नॉन लिविंग कौन हो गया, जैसे वाटर हो गया, वहाँ का एयर हो गया, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, तो इनके बीच में इंटरैक्शन चालू रहता है. तो उसी के हिसाब से उनकी वहाँ पे ग्रोथ होती है. ठीक है, तो कह रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स, हम भी हैं उसमें, विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम भी हैं और अदर लिविंग थिंग्स भी हैं. तो हम क्या करते हैं, हम एक मिल के कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं. इसे हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, दैट मीन्स वी ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी फॉर्म अ कंप्लीट वेब. हम आपस में मिलके एक वेब बनाते हैं, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, इसका मतलब कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो हम पे डिपेंडेंट है और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है, और फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में सारी चीज़ें वहीं से ही आएंगी, हमारे पास जो भी आएंगी सब प्रोडक्ट्स वहीं से आएंगे. तो हम सभी लोग उसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. अभी हमें फूड आइटम्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए और फ्रूट्स चाहिए, तो हम सब किस पे डिपेंडेंट हैं, पेड़ों पे ही डिपेंडेंट हैं ना. ठीक है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर. अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने बताया कि किसी एरिया में जो वहाँ की स्पीशीज़ है जो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी. अभी सबसे पहले मैंने उसी टर्म को एक्सप्लेन किया आपको कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन एन एरिया, वो हो जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब हमसे इस वेब में क्या होता है, सब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. ठीक है, यानी इंटरकनेक्टेड वेब है, हम उनके ऊपर डिपेंड हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट. जैसे फूड चेन आपने पढ़ी होगी साइंस में.
ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इस टाइप से एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो सबका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस चेन में, और उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स भी हैं। डीकम्पोजर्स, अब आपको मालूम है कि डेड बॉडीज़ को फिर अगर नेचर में कहीं मिल जाते हैं तो वल्चर्स वगैरह आते हैं ना, वो डीकम्पोज कर देते हैं। तो आप देखिए नेचर में हमारी उस साइकिल में प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है? फॉरेस्ट, वो प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग कंज्यूमर्स में आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं डीकम्पोजर्स। तो सबका अपना एक एक रोल है इस साइकिल में, और सब एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, चाहे हम ह्यूमंस भी उसी साइकिल के अंदर में आते हैं। तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो उस साइकिल में प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डीकम्पोजर्स भी उसी में आ गए, ठीक है। तो वो हो जाती है बायोडाइवर्सिटी। और हम ह्यूमन बीइंग्स किस पे डिपेंड करते हैं? बायोडाइवर्सिटी पे। सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए, बिना प्लांट्स के हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव। और जो लोग सी फूड वगैरह खाते हैं तो वो फिश वगैरह और उनको ना मिले तो वो उसके बगैर भी नहीं। चलो अगर उसके बगैर रह भी लिया तो प्लांट्स तो चाहिए, फिर हमें वेजिटेरियन फूड तो चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर को भी मेंटेन रखते हैं। हमें ब्रीदिंग के लिए भी फ्रेश एयर चाहिए, ठीक। तो कह रहे हैं इंडिया ऐसा कंट्री है कि हमारे यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसकी वास्ट रेंज है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है, एक क्लाइमेट तो है नहीं। एक तरफ तो माउंटेन्स आ जाते हैं, एक तरफ डेजर्ट्स हैं, और एक तरफ आपका जो है सी हैं हमारे। तो कितनी बायोडाइवर्सिटी हो गई, अलग अलग टाइप की क्लाइमेट भी मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा रिच हैं इस मामले में, किसमें? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में। और इतने प्लांट्स और इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे हैं जितने कहीं पे भी नहीं हैं। तो यानी हम बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कैटेगरी क्या क्या होता है प्लांट्स और एनिमल्स की। जैसे एक नॉर्मल स्पीशीज़ होती है। नॉर्मल स्पीशीज़ मीन्स वो एनिमल्स जो कि उस एरिया में नॉर्मल है, अपने सर्वाइवल के लिए उनको कुछ नहीं। अभी चूहे वगैरह आप आराम से मिल जाएंगे, लिजर्ड्स भी मिल जाएंगी, ठीक है, कैटल भी आपको आराम से मिल जाते हैं। और कोई ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप उस एरिया में अपने आप उगते हैं, उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ते हैं। तो वो क्या हो गई, नॉर्मल स्पीशीज़ हो गई। अब पहाड़ों पे मैंने बोला कि पाइन ट्रीज़, तो वो अपने आप ही निकल के आते हैं, उसको लगाना नहीं पड़ता है। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी है, तो ये हो गई नॉर्मल स्पीशीज़, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही वो उनकी पॉपुलेशन नॉर्मल रहती है। एक होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसका लग रहा है ये एक दिन गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, जैसे कि ब्लैक बक है, हाँ, और इंडियन वाइल्ड एस है, और इंडियन राइनो है। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे अभी हमको लग रहा है कि ये एक दिन एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ये स्पीशीज़ हैं, पूरे नहीं ख़त्म हुए हैं। इसके बाद क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या हो गई, इसकी पॉपुलेशन तो थी बट नाउ इट हैज़ डिक्रीज्ड, धीरे धीरे अब वो कम हो गई है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों सालों के बाद हमको ऐसा लग रहा है आने वाले सालों में ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। यानी अभी हुए नहीं हैं, पर हम इनकी नंबर जो है, पॉपुलेशन जो है अभी डिक्रीज हो गई है, और कुछ आने वाले सालों में हमको लग रहा है कि ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और एंडेंजर्ड में क्या था, दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और इनकी वल्नरेबल की नंबर डिक्रीज हो गई है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू शीप, हाँ, एशियाटिक एलिफेंट, तो ये सब आ जाते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ में। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रेयर स्पीशीज़। रेयर मीन्स दिस स्पीशीज़ वेयर दिस एनिमल्स और फ्लोरा फौना जो भी है, दे आर स्मॉल इन नंबर, पहले ही उनकी संख्या बहुत कम है, एंड दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। रेयर से ही आपको पता चल रहा है कि दे आर स्मॉल इन नंबर एंड दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इफ केयर हैज़ नॉट बीन टेकन। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये गायब हो जाएंगे।
जाएंगे, पहले ये कम नंबर में है, जबकि वल्नरेबल में क्या था, उनका नंबर पहले ज़्यादा था और वो अब डिक्रीज हुए हैं और नाउ दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। पर रेयर स्पीशीज़ में इनका नंबर ही कम था, ठीक है, और वो भी डेंजर में आ गए। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन बेयर, देन वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, ये सारे हैं, हॉर्नबिल, ये सारी बर्ड्स। तो ये है रेयर स्पीशीज़ जिनका नंबर ही पहले से ही कम है। नाउ एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ मीन्स द स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, यानी कि इस एरिया में इसी टाइप के एनिमल्स मिलते हैं और ये दूसरे एरिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जैसे अभी अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट कह लेते, बहुत सारी स्पीशीज़ है फ्लोरा और फौना की जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको अमेज़ॉन में, और वहाँ इतना बारिश भी होता है तो उन रेन फॉरेस्ट में ही वही मिलेगी स्पीशीज़। तो इसलिए कह रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, दे आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, बाकी जगह नहीं मिलेगा। सो यूजुअली आइसोलेटेड होंगे, ठीक है, बाय नेचुरल बैरियर्स, वहाँ पे आइसोलेटेड एरियाज होंगे, वो स्पीशीज़ वहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं आपके निकोबार पिजन्स एंड अंडमान वाइल्ड पिग्स, यानी कि वो आइसोलेटेड एरिया, वहाँ ज़्यादा लोग जाते ही नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे वो अलग से वहाँ का फ्लोरा फौना, वहाँ का स्पीशीज़ अलग ही मिलेगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मीन्स दे हैव वैनिश्ड फ्रॉम अ लोकल एरिया, तो वो स्पीशीज़ जो कि वैनिश, गायब हो चुकी है लोकल एरिया या रीजन में से या उस कंट्री में से या एंटायर अर्थ में से गायब हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें कौन आ गया, एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दे हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, दे हैव वैनिश्ड, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंडेमिक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही वो स्पीशीज मिलती है, बाकी कहीं भी नहीं मिलती। रेयर स्पीशीज हमने क्या बोला आपको कि उसका नंबर ऑलरेडी स्मॉल होता है और वो भी दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वल्नरेबल में मैंने बोला उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, पहले ज़्यादा थी, डिक्रीज होने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका भी लग रहा है कि वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में हैं। तो इस टाइप के कितने हो गए। और नॉर्मल स्पीशीज हमने बोला जिनकी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल है, तो ये 6 टाइप्स हो गए, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल के, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट, 6 टाइप्स आपके बुक में मेंशन्ड हैं, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हो, पहले स्पैरो रहता था हमारे यहाँ, क्रो रहते थे, अभी उनका नंबर देख रहे हो, कभी कुछ एरियाज़ में तो मैंने देखे हैं, बाकी एरियाज से धीरे धीरे एक्सटेंशन की ओर जा ही रहे हैं, दिखते नहीं हैं अभी वो लोग, पहले बहुत होते थे नंबर उनका। तो अभी फॉरेस्ट कवर तो हमारे यहाँ पे है हमारे देश में, फिर भी अभी बाकी फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कह रहा है फ्लोरा जितने स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं, बर्ड्स के हैं, इन सब का डिप्लीशन हुआ है। कौन से फैक्टर्स उसके लिए हैं, सबसे पहले हमने किया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे अभी खेती के लिए हमने और ज़मीन क्या करा, अब भाई अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब हमको ज़्यादा प्रोड्यूस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और लैंड खरीद के और हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जंगल को फिर उस जगह पे साफ करके और वहाँ पे भी हम खेती शुरू कर देते हैं। देन एनरिचमेंट प्लांटेशन, अभी कुछ एरियाज़ में हम जंगल काट के कहते हैं अरे कुछ अलग से प्लांट्स लगाते हैं, चलो ये प्लांट्स एयर को क्लीन करते हैं, ऐसे करके हम अलग से प्लांटेशन करते हैं। या फिर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे चलो एक टनल बनाना है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करना है, नया कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या कुछ माइनिंग का काम करना है, तो उसके लिए हमारे फॉरेस्ट जो हैं डिप्लीट होते जा रहे हैं। अब जब फॉरेस्ट डिप्लीट होंगे तो उस लोकल लेवल पे जो भी फ्लोरा फौना होगा उनके भी घर गए, तो क्योंकि वो पूरा एरिया क्लीन कर दिया जाएगा ना, वहाँ की जो स्पीशीज़ प्लांट्स की थी वो वहाँ मिलेगी और वहाँ पे रहने वाले फिर एनिमल्स भी हमको नहीं मिलते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हमने अगर फॉरेस्ट क्लियर करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तो क्या होगा, हैबिटेट, उनके घर चले गए,
उन स्पीशीज़ के, या तो फिर हंटर्स आके कई बार क्या करते हैं, हंट करते हैं उन एनिमल्स को, कई बार इलीगल पोचिंग मार के ले जाते हैं। किसी को एनिमल स्किन चाहिए, किसी को एनिमल टीथ चाहिए, किसी को एनिमल्स के नेल्स चाहिए, और क्या है, जस्ट शो ऑफ कुछ, और उसका ऐसा नहीं, कुछ मेडिसिन्स में कुछ कुछ यूज़ होते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसको लग्जरी आइटम की तरह यूज़ करते हैं। वॉल्स पे सजा के रखेंगे टाइगर स्किन को, अपना दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए। तो कह रहे हैं कि या तो पोचर्स कर देते हैं, या तो फिर हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट। कोई भी चीज़ को देखो, हमारे पास बहुत कुछ है, नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हमको उसको जुडिशियस यूज़ करना है। किसी भी चीज़ का हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो फिर वो चीज़ एक्सटिंक्ट तो होनी ही होनी है। तो उसकी वजह से उनका नेचुरल हैबिटेट गया, हंटिंग की वजह से पोचिंग भी करने लगे लोग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर्स, बहुत बार तो नेचुरल होती है फॉरेस्ट फायर, बहुत गर्मी से या ये हो जाती, और कई बार तो कुछ लोग कर ही देते हैं वह फॉरेस्ट फायर। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो गई। कैसे? पहले तो हमने फॉरेस्ट को काटा। क्यों काटा? हमने एग्रीकल्चर के लिए काटा, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए काटा, माइनिंग के लिए काटा। इससे क्या हुआ? एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गए। हंटिंग करा, पोचिंग करा, हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन करा, पोल्यूशन करा, फॉरेस्ट फायर्स आ गई। तो इसकी वजह से किसका डिक्लाइन हुआ? बायोडाइवर्सिटी, जो वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना था उस एरिया में, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। So social effects of resource depletion cannot be ignored in many Indian rural societies। कह रहे हैं कि अब इसका सोशल इफेक्ट क्या है? रिसोर्स खत्म हो गया तो इसका सोसाइटी पे क्या असर आ रहा है? कह रहे खत्म हो गए जंगल, जाने तो इग्नोर कर दो। नहीं, वी कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? घर के लिए गाँव में क्या करती हैं वो? फ्यूल कलेक्ट करती हैं, लकड़ी जंगल से इकट्ठा करके लाती हैं, ताकि वो लकड़ी को जला के खाना बना सकें, पानी गर्म कर सकें, और फोडर चारा वगैरह जो है अपने जो कैटल रहता है उनके लिए वो जंगल से लेके आते हैं। तो वो सारी नीड्स के लिए वो रूरल एरियाज़ में वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के इन प्रोडक्ट्स पे। कैसे? वहाँ से फ्यूल लेंगे, फोडर लेंगे, तो सारी नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं। अगर शॉर्टेज हो जाएगा इन फ्यूल्स का, तो वीमेन को क्या करना पड़ेगा? उस एरिया को छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस उनको दूर दूर से उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने जाना पड़ता है। अब वो पूरा टाइम अगर आने जाने में 10-10 किलोमीटर जाके आने में और जाने में फ्यूल के लिए करेंगे तो वो थक तो जाएंगे, थकेंगे तो घर के तो काम करने ही है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उन वुमेन को। ठीक है। और उससे उनका होम भी नेग्लेक्ट होता है, बाकी मेंबर्स को फिर वो देख नहीं पाती हैं, क्योंकि वो इतनी दूर जा रही हैं फ्यूल लेने और फोडर कलेक्ट करने, तो उससे उनकी हेल्थ का भी बहुत नुकसान होने लगता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, उनके बच्चों को भी निगलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, पूरा दिन उनका काम में ही चला जाता है। तो उस सब का इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? तो रूरल में जो विमेन है, तो इसका सोशल इफेक्ट भी आ जाता है। और ज़्यादा अगर फॉरेस्ट कवर को हमने काटा तो एनवायरनमेंट में क्या होगा? उस एरिया में या तो ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ने लग जाएगा, या तो फिर कभी कभी क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। तो कह रहे फॉरेस्ट कवर को काटने से या तो कभी ड्रॉट रहेगा, कभी फ्लड्स रहेगा, तो कभी नॉर्मल तो ऐसा नहीं रह पाएंगे वो लोग। तो इससे पुअर की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसीलिए कहते हैं दीज आर द सोशल इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। तो अगर हमने रिसोर्स को ख़त्म किया तो पुअर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और पॉवर्टी तो है ही इन एरियाज़ में। ठीक है। और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन तो होएगा ही होएगा, पॉवर्टी और गरीब हो जाएंगे, उनके पास खाने का भी फिर नहीं रहेगा, तो इट विल अफेक्ट देयर लाइफ, उससे उनकी लाइफ को इफेक्ट होगा। और दूसरा क्या है, फिर अगेन जो फॉरेस्ट कवर को हम काटेंगे, वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होगी, उनके घर भी छिन जाते हैं, जो उस एरिया में रह रहे होते हैं नेचुरली, उनको भी तो चाहिए ना फॉरेस्ट, फूड के लिए चाहिए, शेल्टर के लिए चाहिए, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी चली गई। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं अगर हम रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं, हम फॉरेस्ट कवर को अगर हटाते हैं तो। अब डिफॉरेस्टेशन से नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल इरोजन भी होता है। तो टॉप प्लेयर की जो सॉइल
सॉइल आपको पता है बहुत फर्टाइल रहती है, तो सॉइल इरोजन में फर्स्ट लेयर उड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अंडरग्राउंड जो वाटर है वो वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला जाता है, तो पानी निकालने में जब कुएँ करते हैं या बाकी चीज़ें सोर्स लगाते हैं पानी के, तो वो पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तो उससे उनको वो भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन तो हुआ, वाइल्ड लाइफ भी गई, और सोसाइटी के ऊपर भी आपने फ़र्क देखा, रूरल लाइफ बिल्कुल उनकी और पॉवर्टी उनके ऊपर हो जाती है। और उसके बाद डिप्लीशन से क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ को भी फ़र्क पड़ा, और वहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना वो सारे भी चले गए, वहाँ के प्लांट सब दोबारा तो वैसे उगेंगे नहीं अगर पूरे चला गया पूरा कवर। तो कह रहा है इसके लिए हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, जुडिशियस यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है और अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। तो कह रहा है इसके लिए एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जंगल लगाने हैं हमको, तो एफॉरेस्टेशन प्लेज अ मेजर रोल, ताकि हमारा क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा हो सके। तो इससे क्या होता है, लोकल क्लाइमेट भी अच्छा होता है वहाँ का, इससे क्या होता है वहाँ की एयर अच्छी हो जाती है, क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूव करती है, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं जाता है, और विंड का फोर्स भी जो है कम हो जाता है वहाँ पे। इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो एफॉरेस्टेशन से देखो सॉइल इरोजन होगा ही नहीं, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। और उससे क्या होता है, कंजर्वेशन से क्या होगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि उस एरिया में जो भी स्पीशीज़ है फ्लोरा फोना की वो सब भी मेंटेन रहेगी और इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, ठीक है। और वहाँ के सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सब अच्छे रहेंगे, वाटर, एयर, सॉइल सभी कुछ बैलेंस्ड उसमें रहेगा। और इससे क्या होगा, आप हम प्रिजर्व कर सकते हैं किसको, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को बचा लेते हैं फॉरेस्टेशन से, एनिमल्स को हम बचा लेते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए आ जाओ, एग्रीकल्चर कह रहे हैं कुछ एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं, मतलब खेती ही करते हैं, और वहाँ के ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही उगाते हैं। कुछ एरियाज़ में है, अभी जैसे राजस्थान आप साइड चले जाइए, कुछ वहाँ के नेटिव प्लांट्स होते हैं और वो फार्म लोकली, वहाँ के लोग जो है ज्वार और बाजरा रोज़ के खाने में, मतलब हम लोग तो राइस या फिर चपाती खाते हैं, वहाँ के लोग रोज के खाने में कुछ ज्वार और बाजरा की रोटियां बनाते हैं, भले हाफ लें चाहे 1/4 लें, उनके रेगुलर मील में रहता है, क्योंकि वो फसल वहाँ की फार्मिंग वहाँ की लोकल है, ठीक है, उसका लो कॉस्ट है और वो सर्वाइव भी बहुत करती है वो फसल वहाँ के मौसम के हिसाब से, और इको फ्रेंडली है, और वहाँ की सॉइल की हेल्थ भी उसको सपोर्ट करती है। तो कह रहे हैं ये सारी तो ऐसी कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज होती हैं जो उस खास एनवायरनमेंट में उगती हैं, और बैड एनवायरनमेंट भी हो जाए तो भी सर्वाइव कर जाती हैं वो फसलें, तो वो क्या कहलाती है, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज। और लोग जनरेशन से कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, अभी हमारी फैमिली तो इसी को करेगी, हमारी सॉइल इसको सपोर्ट करती है, हमारा मौसम इसके हिसाब से अच्छा है, तो वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही एक्वेटिक लाइव्स हैं, वो भी डिपेंडेंट है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में, उसमें उन्होंने कहा कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक तो इलीगल हंटिंग, जाके जो जानवरों को मारते हैं, पोचिंग करते हैं और उसका बिजनेस करते हैं, उस पर बिल्कुल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगी, हमारे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, किसी को भी हंटिंग करना नहीं है। इवन अब आजकल तो केज में रखने के लिए भी मना हो गया है, ठीक है, इवन वी कांट कीप द टॉर्टोइस, ऐसे चोरी से लोग घर में रख लेते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक। तो कह रहे हैं कि उनको जो है वहाँ के वाइल्ड लाइफ को, वहाँ के इनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। लीगल प्रोटेक्शन मीन्स किसी को भी अगर पकड़ा गया तो फिर उसके लिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ का क्या ट्रेड करना है, किसी के दांत से हम ज्वेलरी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कह रहा है कि हमें ये सब चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करनी है, और ये इलीगल बिल्कुल एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की पोचिंग हंटिंग करनी नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट के ये प्रोटेक्शन एक्ट आ गए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें, ठीक है।
और इसके लिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश किए हैं। अब वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस है क्या? देखो बेटा, नेशनल पार्क क्या होते हैं, उसमें कह रहा है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। वो यानी कि उन नेशनल पार्क्स में कोई भी एंटर नहीं करेगा और कोई भी ना वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ना उसको एक्सप्लॉइट करेगा, तो वाइल्ड नेशनल पार्क्स में। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कहा है, ठीक है, लाइफ स्टॉक, आपके पास कैटल हैं, वो ग्रेजिंग के लिए जा सकते हैं, आप भी कुछ न कुछ फॉरेस्ट से कलेक्ट लाते हैं, थोड़ा फ्यूल लाते हैं, फोडर लाते हैं, थोड़ा सा अलाउड है, पर नेशनल पार्क्स में ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश करे गए हैं। अभी फॉरेस्ट को भी क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। एक तो हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कोई भी क्लास में नहीं आ रहे, ना उनको रिजर्व करा गया है ना उनको प्रोटेक्टेड किया गया है। तो अभी इनका क्या मतलब है रिजर्व से, कि कुछ कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स हैं वो किस पे कर रहे हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं फ्लोरा फौना की, वो बढ़ जाएं, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे पास खूब स्पीशीज़ हुआ करती थी, धीरे धीरे फिर वो एक्सटिंक्ट करती चली गई है, तो इसके लिए उनके कंजर्वेशन के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में 80 और 86 में उनके बीच में बहुत टाइप की बटरफ्लाइज हैं, मॉथ हैं, बीटल्स हैं और ड्रैगन फ्लाई है, वो लिस्ट में उनका सबका नाम है। उनको क्या कहा गया, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, और कुछ प्लांट्स को भी ऐड किया गया है उस प्रोटेक्टेड लिस्ट में, ठीक है। और कुछ एरियाज में इंडिया में लोकल कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, अपने फॉरेस्ट को खुद ही कंजर्व कर रही हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं। क्यों? जैसे इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, वहाँ पे क्या हुआ, विलेजर्स ने वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ कुछ होने वाली थी, पर उन्होंने राजस्थान में उन्होंने उसके अगेंस्ट चले गए गांव के लोग। क्यों? कि उन्होंने कहा ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हम यहाँ पे कोई भी माइनिंग हम नहीं करने देंगे। और कुछ एरियाज में विलेजर्स ने क्या करा, खुद ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स को, उनको अपना बचाने की रक्षा करने लग गए। और उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम को या इस प्रोजेक्ट को। और वहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो भैरव देव दाकव सेंचुरी के नाम से है। और उन्होंने वहाँ के लोगों ने कहा यहाँ पे हमारे रूल्स चलेंगे, यहाँ पे हमने कुछ गाइडलाइंस लगाई हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे हम हंटिंग को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई भी बाहर का आके वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई भी आउटसाइडर या कोई ऐसा एनक्रोचमेंट यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकता। तो देखिए लोकल कम्युनिटीज़ भी अब सामने आ गई हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में कि विलेजर्स उनके अगेंस्ट चले गए, और दूसरा अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है और ये भैरव देव के नाम से है, इसमें कोई भी आके हंटिंग या पोचिंग या कुछ भी एनक्रोचमेंट यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो अब कुछ हमने फॉरेस्ट किसके लिए रखे हुए हैं, नेचर वर्शिप। तो नेचर वर्शिप के लिए कैसे, देखो ये तो हमारा ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, ट्राइबल्स लोग रखते हैं ना अपने हिसाब से जो भी चीज़ें जो उनकी पूजा करने की रहती हैं, तो वो कहते हैं कि ये नेचर जो है ये गॉड उनको मानते हैं, नेचर को क्या मानते हैं, गॉड। और वो ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ फॉरेस्ट हमको वर्जिन रखने हैं, वर्जिन मीन्स बिल्कुल प्योर, प्रिस्टाइन, पवित्र, जो अनटच्ड रहें, जिनको किसी ने छुआ ना हो, जहाँ जाके तोड़ फोड़, कटिंग और ये ग्रेजिंग कुछ भी न की हो। तो उस ट्राइब का क्या कहना है कि हमको कुछ फॉरेस्ट को सेक्रेड रखना है, किसके नाम से, गॉड एंड गॉडेसेस के नाम से। तो वो अनटच्ड रहेंगे, उसको लोकल पीपल भी उस जंगल को जाके नहीं छुएंगे, क्योंकि वो भगवान के नाम से पूजा के लिए उन्होंने रखे करें, इसलिए किसी का भी इंटरफेरेंस वहाँ पे बैन है। तो देखिए अभी फॉरेस्ट कवर को बचाने के लिए या फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ भी आगे आ गई, देन ये ट्राइबल्स लोगों ने भी
कुछ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट रखे हैं, अनटच्ड हैं वो। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद कुछ ट्रीज़ की बाकी एरियाज़ में, ये ट्राइब तो अपने बिलीफ सिस्टम है उनका, पर कुछ ट्रीज़ को हम लोग भी वर्शिप के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मुंडाज एंड संथाल्स, छोटा नागपुर रीजन है, वहाँ पे पूजा करते हैं। किसकी? महुआ की करते हैं, कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। और कुछ ट्राइब्स हैं उड़ीसा एंड बिहार की, वो किसकी पूजा करते हैं? टैमरिंड, इमली के पेड़ों की, मैंगो ट्रीज़ की शादी के समय में। और हम लोग यहाँ भी बनाना के पेड़ों को लगाते हैं, मैंगो लीव्स को लगाते हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स रहते हैं। तो हमारे लिए और बहुतों के लिए जो है पीपल और मैंगो एंड बैनियन ट्री वो सेक्रेड हम उनको मानते हैं, हम पूजा में उनका यूज़ करते हैं। और कुछ जगह मंकीज़ को डेली फीड करते हैं, कुछ डिवोटीज़ मंदिरों में क्यों करते हैं? वो क्या सोचते हैं कि ये हनुमान जी का इनकारनेशन, उनका अवतार है, इसके लिए फीड करते हैं। और आपने एक और मूवमेंट के बारे में सुना होगा, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? हिमालयस में। और क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग कर रहे थे जब, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ उसके अगेंस्ट गए और उन्होंने कहा नहीं, हम जो है इन फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, हम इनको बचाएंगे, हम इनको काटने नहीं देंगे। तो सारे लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया और फॉरेस्ट के चारों ओर एक चेन बना के फॉरेस्ट को बोला काटने नहीं देंगे, चेन बना के हम रिस्टोर करेंगे अपने डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। तो ये था चिपको मूवमेंट। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम स्टार्ट करी, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को, हाँ, उसको भी बचाने के लिए, वो भी एंडेंजर्ड उसमें आ रहा है। तो हमने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए हुए हैं ताकि हम एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी हम बचा सकें। कौन कौन से हैं? जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड नैनीताल के आसपास है, फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, देन सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, देन मानस टाइगर रिजर्व असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ये सब एस्टैब्लिश किए गए हैं टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में, ताकि हम इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम बचा सकें। अभी कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं? ये मल्टीपर्पस, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। क्यों? काहे के लिए इसको क्रिएट करते हैं? ताकि हम कंजर्व कर सकें, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें और जो है उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल मीन्स पूरा ख़त्म नहीं कर देना है, अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करना है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उसको रखना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, क्रिएटेड टू डील विद द इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करने के लिए होते हैं, किसका? बायोडाइवर्सिटी, जो स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा फॉना, उनको बचाने के लिए होते हैं और उनके सस्टेनेबल यूज़ के लिए होते हैं। तो अभी हमने देखा फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हम वुड्स वहाँ से लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल वुड से भी बनता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए हम कितना सब, गम भी वहीं से आता है, टर्पेंटाइन ऑयल, तो कितनी सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हमें इतने प्रोड्यूसेस कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी हैं। कैसे यूज़फुल हैं? जैसे बहुत सारी हर्ब्स जो हमको मिलती हैं, हाँ, मेडिसिन में यूज़ करते हैं। अब हनी वगैरह भी फॉरेस्ट से हमको मिल जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना है? इन फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, इससे सॉइल इरोजन से भी बचाना है और हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को भी सेव करना है, अपने उनके नेचुरल हैबिटेट को बचा के रखना है। और हमें जो है इससे क्या होगा? इससे हमारी क्वालिटी ऑफ रेनफॉल भी अच्छा होगा। तो क्या होगा? फॉरेस्ट को कंजर्व करने से वहाँ का फ्लोरा फौना बचा रहेगा और हम ह्यूमंस के लिए भी फ़ायदा होगा और उससे वहाँ पे रेनफॉल की क्वालिटी क्वांटिटी सब कंट्रोल्ड उसमें होएगी। कभी ऐसा नहीं कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो हमें फॉरेस्ट कवर को भी बचा के रखना है और अपने प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, इन सभी को हमें सेव करना है ताकि हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। और हमें कैसा डेवलपमेंट करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द लेसन्स, यू कैन रिक्वेस्ट मी टू मेक द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर लेसन। मैं बना दूंगी आपका वीडियो, बट यू स्टार्ट स्टडिंग एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी
by writing a message to me, and I will reply you. And please share the video with your friends and subscribe the channel. Thank you, students.